हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस की दूसरी कहर तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 3.86 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,458 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में देश में जारी कोरोना संकट पर चर्चा हो सकती है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक होगी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों के साथ अनेकों बैठक की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने में लगातार प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को परास्त कर दिया है। 14 अप्रैल को संक्रमण की चपेट में आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कोरोना महामारी की संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए गए राष्ट्रीय योजना पर विचार किए जाना है। कोर्ट ने केंद्र से स्पष्ट रूप से पूछा है कि क्या कोरोना से निपटने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है और टीकाकरण के अलग अलग कीमतों का आधार और तर्क क्या है। शीर्ष अदालत में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ वाले इस मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबाजी का शुक्रवार रात निधन हो गया है। वो 91 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे। करीब 70 सालों तक कानून के क्षेत्र से जुड़े रहे सोराबाजी ने देश के अटॉर्नी जनरल का पद 2 बार संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान भी मिला था। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान की सरकार ने 2021 का स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जापान का सर्वोच्च विदेशी सम्मान है। उन्हें ये सम्मान भारत और जापान के संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विशेष योगदान देने के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि तकनीक सबको समान बनाती है, ना कि बांटती है। उन्होंने कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 ने डिजिटल क्षेत्र में बंटवारे को धता बता दिया है और ये जरूरत बताई है कि डिजिटल दुनिया तक सबकी पहुंच बेहद महत्वपूर्ण है। इजराइल में आज एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ एक सभा के दौरान मची भगदड़ में दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। उत्तरी इजराइल में सामूहिक सभा में मची भगदड़ में कम से कम 44 लोगों की मौत हो गई है और 50 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। माउंट मेरन में लाग ओमर की छुट्टी मनाने के लिए सामूहिक सभा आयोजित की गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने जाका बचाओ सेवा में कहा है कि कम से कम 44 लोग मारे गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वादा किया है कि कोरोना के खिलाफ जंग में उनका देश भारत की हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि चीन में निर्मित कोरोना रोधी सामग्री ज्यादा तेज गति से भारत पहुंचाई जा रही है ताकि इस महामारी से भारत की मदद की जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर और लिखे पत्र में वांग ने कहा है कि भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, चीनी पक्ष उसके प्रति संवेदना रखता है और गहरी सहानुभूति प्रकट करता है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनुपालन जरूरतें पूरी करने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत कंपनियों को चौथी तिमाही के वित्तीय नतीजों की जानकारी देने के लिए 45 दिनों और सालाना नतीजों की घोषणा के लिए 1 महीने की अतिरिक्त मोहलत दी गई है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।